हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप सब सोच रहे होंगे कि आज सर की आवाज़ बड़े दिनों बाद सुनने को मिल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली पिछले 3-4 दिन से मैं थोड़ा सा बिजी था ड्यू टू फंक्शन एट होम। आप सभी को बताइए शादियों का थोड़ा सा सीजन चल रहा है, तो अब मैं थोड़ा फ्री हूँ। अब जो आपकी मैंने एक टारगेट पकड़ा था, जो आपका जनरल नॉलेज दैट इज इन फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम, जो 20 नंबर की सेक्शन है जिसमें 23 टॉपिक है, उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ। तो आज से आपका लेक्चर से रेगुलर आएंगे। तो आज से हम टॉपिक अपना नया स्टार्ट करने जाएं, दैट इज आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, एमएफ, यूनेस्को, यूएनसीटीएडी। तो ये जो आपका टॉपिक मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस 20 नंबर के सेक्शन में। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 2 to 3 एमसीक्यू फ्रॉम दिस टॉपिक। तो ये टॉपिक छोड़ने वाला नहीं बनता, ये टॉपिक आपने करना ही करना है, ताकि आप इस जो आपकी सेक्शन है इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सको। तो आप सभी को बता दूं, जो भी चैनल में नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बात करते हैं अभी तक ये जो हमारा 20 नंबर की सेक्शन है, इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए। दैट इज आर कम्युनिकेबल डिजीज हमने पढ़े थे, देन हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े विद एमसीक्यू हमने इसमें पढ़े हैं। तो जिन्होंने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आपको आई बटन पे प्रोवाइडेड है, वो आप देख सकते हैं। और साथ में हमने वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स के बारे में भी पढ़ा था। तो ये 3 कंपोनेंट हम इसमें कवर अप कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज यूएनओ। अब मेरे एंड से कोशिश रहेगी जो आपके जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आने वाले 2-3 दिन में मैं कंप्लीट कर दूं। आपके ये जो 2-3 नंबर है ये पक्के कर दूं आने वाले 2-3 दिन में। तो रोज के रोज आपको ये लेक्चर मिलेंगे, तो उसे देखना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को पता है कि जब भी मैं स्टार्ट करता हूं ना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। मेरा मकसद यही रहता है कि हर एक स्टूडेंट बराबर है, चाहे वो कमजोर है, तेज है, लेकिन आपको सबसे पहले बेसिक की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? देखो, एक होता है इंटरनेशनल, एक होता है नेशनल। आप सभी को पता है नेशनल इज इन विद इन द जियोग्राफिकल एरिया। मतलब कि अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो दैट इज नेशनल लेवल। अगर मैं इंडिया के बाहर चल जाऊं, दैट इज इंटरनेशनल लेवल। तो इधर से आपका बन जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इंक्लूड्स मेंबर फ्रॉम मोर देन वन नेशन, जिसमें एक से ज्यादा देश, एक से ज्यादा नेशन जब जुड़ जाते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इंडिया चाइना ने बनाया कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे हम बोलेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया यूएसए ने बनाया, तो उसे हम बोलेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 100 कंट्रीज भी हो सकती है, 150 कंट्रीज भी हो सकती है, 200 कंट्रीज भी हो सकती है। तो ये था हमारा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है यूएनओ, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आज की वीडियो में कंप्लीट हम इसे पढ़ेंगे, तो एंड तक बरकरार रहिएगा, एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। यूनाइटेड नेशन अब बना क्या, इसका मकसद क्या था, इसका एम क्या था, आप सभी को पहले यह पता होना चाहिए। देखो, आप सभी को पता है हमारे एकदम 2 महायुद्ध हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारी हुई 1914 से लेकर 1918 तक। दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई 1939 से लेकर 1945 तक। ये 2 महायुद्ध हुए। हाँ जी सर, बिल्कुल सही, 2 महायुद्ध हुए, 2 लड़ाइयां हुई, जिसमें पूरी दुनिया भिड़ चुकी। अब जब पहला महायुद्ध हुआ, देखा कि हाँ बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ह्यूमन काइंड की ओर आगे हमें बढ़ना चाहिए, हम तो अपने ही दुश्मन बन चुके एक दूसरे के। तो अब हमने क्या किया, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, सभी देश आगे आए, उन्होंने एक बनाया लीग ऑफ नेशन। क्या बनाया उन्होंने? एक ऑर्गेनाइजेशन, आप कह सकते हो उसे लीग ऑफ नेशन। हाँ भाई, अब तेरा काम है इधर शांति बनाए रखना। उसने कहा ठीक है, कर लेंगे। लेकिन अब आपको पता है 1939 में दूसरा महायुद्ध लग गया। हाँ जी सर, 1939 में दूसरा महायुद्ध लग गया। अब 1939 में दूसरा महायुद्ध लग गया, तो इसका क्या काम रहा? इन्होंने क्या किया, इसको मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया, और उसकी जगह क्या आ गई? यूनाइटेड नेशन। ये क्वेश्चन पहला इधर बन गया कि यूनाइटेड नेशन किसका सक्सेसर है? सर, यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर है। सर, लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से नहीं रोक पाया, तो बाकी देशों ने सोचा लीग ऑफ नेशन तो बेमान निकला, उसने हमें पीस नहीं बनाए रखी, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन आगे ले आए। होप सो इतना क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। द यूएन वाज फॉर्म फॉलोइंग द डिवास्टिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो आपसे पूछा जा सकता है यूएन कब बनी? वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। अगर मैं बात करूं लीग ऑफ नेशन कब बनी? सर, लीग ऑफ नेशन बनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन वो फेल हो गई। With the aim of preventing future global scale conflicts, it is currently the largest international organization in existence, and it facilitates
कॉपरेशन अमंग कंट्रीज एंड लेज द ग्राउंड वर्क फॉर सीकिंग बेटर वर्ल्ड। ठीक है, ये आप पढ़ भी सकते हो, बिल्कुल बेसिक सा है, इसमें मैंने आपको बता दिया एक्चुअल में यूनाइटेड नेशन है क्या। यूनाइटेड नेशन का मेन मकसद है कि शांतिपूर्वक बनाए रखना, सभी देशवासियों में, सभी दुनिया में शांति बनाए रखना। ठीक है, अब जिनको मैंने बोल्ड किया होता है ना, वो अपने में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो ध्यान से पढ़ लिया करो बोल्ड वाले। कहता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा क्या है, यूएन बना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई तो 51 कंट्रीज आ गए। कितनी? 51। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कितनी कंट्रीज आई आगे? 51 कंट्रीज आई, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन किया। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है जब यूएन चार्टर साइन हुआ तो कितनी कंट्री थी? 40 थी, 50 थी, 60 थी, 51 थी, 61 थी, 71 थी। तो आपका आंसर है सर 51। ठीक है, 51 कंट्रीज आगे आई। अब इट वॉज सक्सेसर टू द इनइफेक्टिव लीग ऑफ नेशन, ये मैं आपको बता चुका हूं कि लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर था। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 गवर्नमेंट इन सैन फ्रांसिस्को। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अभी तो आपने ऊपर बताया 51 कंट्रीज थी, 51 नेशन से, तो आप इधर बोल रहे 50। हाँ जी सर, पहले 50 ही थे। उस टाइम पे क्या हुआ, एक पोलैंड था, पोलैंड उस टाइम पे आ नहीं सका, लेकिन 51 गिने जाते, उसने बाद में साइन कर दी थी, उधर जगह उसके लिए स्पेस छोड़ दी थी। ठीक है, अब क्या आता है, मेट इन सैन फ्रांसिस्को ऑन 25 अप्रैल 1945 टू ड्राफ्ट व्हाट वुड बिकम द यूएन चार्टर। यूएन डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाना है। द चार्टर वॉज साइन। अब ये इंपॉर्टेंट बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको मैं बता दूं बहुत ज्यादा बारीकी पूछा गया। आप चाहे जो मर्जी एग्जाम पूछ लीजिए, जहां जहां जनरल नॉलेज आती है इनके, आपके यूएन के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उधर ये क्वेश्चन मस्ट है। तो क्या था, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो यूएन चार्टर था, यूएन डॉक्यूमेंट था, ये साइन कब किया गया? ये सर साइन किया गया 26 जून 1945। 1945 में तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, तो 1945 ही चलेगा, आप घबराओ मत। आप कहोगे सर कितनी डेट्स याद रखें, ऐसा कुछ नहीं है। 1945 याद रखो, यूएन के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ 1945 है। जो थोड़ा सा अलग होगा वो मैं बता दूंगा। तो केम इनटू फोर्स ऑन 24 अक्टूबर, जिसे हम यूएन डे भी बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे कौन सा है? 24 अक्टूबर, क्योंकि इस दिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, यूएनओ बनी थी। तो ये कब बनी थी? 24 अक्टूबर से फोर्स में आई थी, लेकिन साइन हुआ था 26 जून को। आगे बढ़ते हैं। इसके हेडक्वार्टर कहां पे? न्यूयॉर्क में है। और अगर बात करें इसके रीजनल ऑफिस, सिर्फ और सिर्फ 3 है, ये एक बार पूछा गया एग्जाम में। तो कौन कौन से इसके 3 ऑफिस है? डेट इज जिनेवा, वीना एंड नैरोबी। ठीक है, ये 3 आपके नेशंस आ जाते हैं जहां जहां आपको इसके रीजनल ऑफिस मिले। अब आगे बात करते हैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। इसमें अगर आप बात करो कि यूएन की इधर ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी आ जाती है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब आप कहोगे सर ये भी याद करनी है, बिल्कुल याद करने की जरूरत ही नहीं है, अभी आपको मैं याद करा के भेजूंगा। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, डेट इज स्कार्फ। स्कार्फ, बस स्कार्फ याद रखो। आप बोलोगे अब सर 5 है, 6वीं कहाँ गई? ओ भाई साहब, इंग्लिश है, इंग्लिश तो हर जगह होगी, ऐसा कहीं होगा ही नहीं, ऐसा कोई चार्टर ही नहीं होगा, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा जहां इंग्लिश नहीं होगी। तो इंग्लिश को भूल जाओ, इंग्लिश तो है ही है, इंग्लिश इज मस्ट। तो इधर क्या आ गया? स्कार्फ। एस से आपका आ गया स्पेनिश, सी से आपका आ गया चाइनीज, ए से आपका आ गया अरेबिक, आर से आपका आ गया रशिया, एंड एफ से आपका आ गया फ्रेंच। तो ये 5 आपकी जो है स्कार्फ से आप याद रख सकते हो, ये आपकी 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है, और 6 वन इज इंग्लिश। ठीक है, आगे बात करते हैं। साउथ सूडान वाज द लास्ट कंट्री टू जॉइन एज यूएन एज ए मेंबर इन जुलाई 2011, ब्रिंगिंग द टोटल ऑफ 193 मेंबर स्टेट्स। अब इसमें कितने नेशंस आ जाते हैं यूएन में? करंटली अभी 193 नेशंस है, और जो लास्ट वन एडेड नेशन था दैट इज इन जुलाई 2011, दैट इज साउथ सदर्न। ठीक है, होप सो एक पेज अभी हमने पढ़ा, आपको सब कुछ क्लियर होगा जितना मैंने बताया। तो ये मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, यूएन लोगो की बात करते हैं। देखो पिक्चर मैं दिखाऊंगा, इधर सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ये देख रहे हो पिक्चर सामने, ये आपके स्क्रीन पे पिक्चर है, बस इधर से परखिए ये पिक्चर है क्या। सर हमें पिक्चर दिख रही है, एक डब्बा है, डब्बे में ब्लू कलर है, ब्लू कलर के अंदर एक ये आप देख सकते हो अर्थ है ना, अर्थ है ना, अर्थ को नॉर्थ की ओर घुमा दिया हुआ है, ये नॉर्थ के ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, ऊपर की ओर घुमा दिया है, साइड में सर ऑलिव की ब्रांचेस हैं, और क्या है सर, साथ में इसमें मुझे ना 5 सर्कल दिख रहे हैं, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 सर्कल दिख रहे हैं, बस यही मैंने लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो खुद भी। ठीक है, ये यूएन लोगो के बारे में एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। तो पहले बात करते हैं यूएन लोगो बना कैसे। ये बनाने वाली कौन सी टीम थी, ये पूछा जाता है। दैट इज ओलिवर लिंकन लंस्किन,
तो यूएन लोगो बनाने वाले ऑलिवर, ठीक है, ऑलिव मैंने अभी बताया, इसमें ऑलिव ट्री के ही ब्रांचेस हैं, तो ऑलिव ट्री की इसमें ब्रांचेस हैं, तो इसके डिजाइनर कौन थे, ऑलिवर लिंकन लंगस्टीन। तो आगे बात करते हैं, तो डिजाइन तो मैंने बता दिया, तो आपको मैं बता दूं ये जो प्रोजेक्शन है, आपको मैंने अर्थ दिखाया, ये जो अर्थ है इसको कहां से घुमाया गया, नॉर्थ पोल से घुमाया गया। इंस्क्राइब्ड इन ए रिथ कंसिस्टिंग ऑफ क्रॉस कन्वेंशनल ब्रांचेस ऑन द ऑलिव ट्री। द प्रोजेक्शन ऑफ द मैप एक्सटेंड्स टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड इंक्लूड्स 5 कंसेंट्रिक सर्कल। तो इसमें कितने सर्कल है, 5 कंसेंट्रिक सर्कल है, ये भी पूछा जाता है। द यूएन ब्लू कलर was also chosen at this time and become an integral part of the visual identity of the organization. Blue represents peace in opposition to red for war. तो जो ब्लू कलर है ये पीस की ओर सिग्निफाई करता है, ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है, ये जो ब्लू कलर है ये इसका मतलब क्या है, पीस। अगर हम रेड कलर की बात करें उसका मतलब क्या होता है, वॉर, तो इसलिए इन्होंने इसको क्या कलर दिया, ब्लू कलर इस कारण दिया। होप सो इतना क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, ये आपका आ गया यूनाइटेड नेशन फंक्शन, आपको अभी तक फंक्शन सब कुछ पता चल गए होंगे, आप इधर पढ़ सकते हो, बिल्कुल बेसिक्स है, ये आप पढ़ सकते हो अपने आप ही, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारे पॉइंट। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑर्गन्स ऑफ यूएन। यूएन के ऑर्गन आपको बता दूं, 6 ऑर्गन्स हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, तो पढ़ते हैं पहले। तो पहला ऑर्गन है दैट इज जनरल असेंबली, ठीक है, पहले मैं इनके 6 के 6 नाम एक बार पढ़ लेता हूं। एक आता है जनरल असेंबली, एक आपका आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक आपका आता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, इसे हम इकोसॉक बोलते हैं, ठीक है, इसकी याद रखना शॉर्ट फॉर्म। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नेक्स्ट इज यूएन सेक्रेटरीट एंड द नेक्स्ट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 ऑर्गन्स है, ये आपने याद रखने, तो इनको टर्न बाय टर्न पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज द फर्स्ट वन, दैट इज जनरल असेंबली, जिसे हम यूएनजीए भी बोलते हैं। यूएनजीए का मतलब है यूनाइटेड नेशन जनरल Assembly is a principal component of the United Nations. It is the main governing body of the organization and is the most representative body in the UN. तो most word यूज हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी अथॉरिटी किसके पास है, जनरल असेंबली के पास है। जनरल असेंबली सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये चीज आपने याद रखनी है। ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएन आर रिप्रेजेंटेड इन द यूएनजीए। अब देखो आगे जितने हम पढ़ेंगे, जैसे आपका सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, आपका सोशल काउंसिल हो गया, आईसीजे हो गया, सेक्रेटरीट हो गया, ये जितने भी है ना, इसमें होगा किसी में 20 मेंबर है, किसी में 15 मेंबर है, किसी में 30 मेंबर है, किसी में 50 मेंबर है। लेकिन जनरल असेंबली की ये खास बात है, इसमें जितने भी मेंबर्स यूएन में होंगे वो सारे के सारे मेंबर्स यूएनजीए के भी होंगे। अगर आपकी यूनाइटेड नेशन में 193 नेशंस हैं, तो जनरल असेंबली में भी आपके कितने नेशंस हैं, 193, ठीक है। UNGA is the principal component of the United Nations. It is the main governing body of the organization and is also the most representative body in the UN. तो ये most representative body भी है हमारे UN में। अगर बात करें, all the members of the UN are represented in the UNGA, which is sometimes referred to as simply the GA. Hence, it has 193 members. ये मैं अभी बता चुका हूँ, जितने उसमें members हैं, तो सारे के सारे वो members इसमें आ जाते हैं UNGA में। It meets annually in the headquarters in New York City. अब आपसे पूछा जाए, सर बताइए जनरल असेंबली का कहाँ पे हेडक्वार्टर, तो आपने बताना सर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। ओहो सर, अब आप कितने हेडक्वार्टर्स भी याद कराओगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जितने भी हमने 6 कंपोनेंट पढ़ने हैं, 6 में से 5 के न्यूयॉर्क में ही है, एक का अलग है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो 6 में से 5 के हेडक्वार्टर किसमें है, न्यूयॉर्क में, एक का अलग है, वो आगे याद करेंगे, घबराओ मत। तो बात होती है, तो जनरली मीट इन द सितंबर के महीने में ये मिलते हैं। इसकी मीटिंग के बारे में प्रॉपर्ली बताऊंगा, इधर मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेटेस्ट ये आपका करंट अफेयर रिलेटेड आता है, ये करंट अफेयर कंपोनेंट है, ये भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, घबराओ मत, सब कुछ मैंने आपके लिए मटेरियल ऐसे अरेंज किया हुआ है। तो कहता है द यूएनजी इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट, तो इसका एक प्रेसिडेंट चुनते हैं, हु इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 1 ईयर, 1 साल का ही प्रेसिडेंट होता है इसका। हमें इसका लेटेस्ट प्रेसिडेंट पता होना चाहिए, वो भी नीचे बताता हूं मैं। द यूएनजीए deliberates and decides on important matters such as the peace, security and other international issues. It also decides the admission of new member. अब इसका मेन मकसद है, जब भी आपने कोई नया पर्सन एडमिट करना है तो इसकी परमिशन होनी चाहिए, ये आगे अप्रूव करेगा तो आगे बात बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। जीए का ये मेन मकसद है। Decisions are taken by voting. Generally, a simple majority is considered, but in case of important decision, a 2/3 majority is considered. Each member has 1 vote. अब 193 nations हैं, तो कितने वोट्स हो गए, 193। ज्यादातर क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी हमें चाहिए होते, तो आप जीत गए। लेकिन कभी कभार कोई कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी,
जिसमें वोटिंग हमें चाहिए 2/3, 2/3। अगर 300 वोट होंगे तो 300 में से 200 वोट हाँ में होने चाहिए, तब भी हम उसे आगे अप्रूव करेंगे। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ऐसे मैक्सिमम हमें सिंपल, मतलब अगर 300 है तो 300 में से 151 ले लिए तो आप अप्रूव कर दो। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स में आपको 2/3 चाहिए, 2/3 चाहिए। अब बात होती है इन 1953 विजय लक्ष्मी पंडित बिकम द 8th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएनजीए एंड द ओनली इंडियन जीए प्रेसिडेंट टू डेट। अब ये भी इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, विजय लक्ष्मी पंडित जो थे बिकम द 8th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएनजीए, उस टाइम पे वो 8th प्रेसिडेंट बने। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 1945 से स्टार्ट करो 1953 तक, और ये ओनली इंडियन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट अभी तक है, अगर अभी तक बात करें। अब ये आता है आपका थोड़ा सा करंट के बारे में। आपसे पूछा जाए यूएनजीए के जो बात करें तो अभी कौन सा सेशन हुआ, डेट इज 76 सेशन हुआ। 76 सेशन कब हुआ, सितंबर 14 से लेकर सितंबर 30 तक चला, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, 76 सेशन यूएनजीए का कब हुआ, सितंबर 14 एंड 30 को। अब बात होती है, आगे मैं बात करते हैं, अब बात करें इसके करंट प्रेसिडेंट की। अगर बात करें यूएन के, अभी मैं ये 2021 की बात कर रहा हूँ, अगर आप आगे वीडियो ये देख रहे हैं तो आप एक बार जरूर जब भी एग्जाम देने जाए ना तो एक बार इसकी करंट देख लीजिए कि कौन है इनके प्रेसिडेंट। अगर अभी करंट की बात करें तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स दैट इज अब्दुल्ला शहीद जी को 76 प्रेसिडेंट बने हैं ये यूएन के फ्रॉम जून 7, 2021 एंड शेल कमेंस हिज लॉन्ग टर्म इन सितंबर 2021, ठीक है। सितंबर 21 में इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। और साथ में अगर इंडिया की बात करें तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इंडिया डिप्टी एम्बेसडर टू द यूएन नागराज नायडू विल बी चीफ द कैबिनेट ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द 76, ठीक है। तो अब्दुल्ला शाहिद जी ने नागराज नायडू को चीफ द कैबिनेट भी बनाया, इलेक्ट किया। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एन इंडियन डिप्लोमेटिक विल बी एट दिस पोजीशन, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट है, करंट अफेयर्स में ही पूछा जा सकता है, और आपका टॉपिक है यूएन तो उसमें ये आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हमारा सेकंड हेड, दैट इज आर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी नाम से पता चल रहा है सर, ऑब्वियस ही बात है, हमें ये हमारी सिक्योरिटी के रिलेटेड होगा, आर्मी के रिलेटेड होगा, तो उसी के रिलेटेड ही आ जाता है। तो एक पढ़ लेते हैं, ये भी हमारा वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल ऑर्गन, 5 जो हमारे प्रिंसिपल ऑर्गन हैं उसमें से एक आता है, चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एज वेल एज एक्सेप्टिंग न्यू मेंबर्स टू द यूनाइटेड नेशन। देखो सिर्फ और सिर्फ 2 जगह से ही अगर आपने कोई एक नया मेंबर एड ऑन करना है तो सबसे पहले जनरल असेंबली वाला एक्सेप्ट करता है और उसे आगे भेजता है, वो आगे भेजता है तो वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास पहुंचता है, ठीक है। तो इधर यही लिखा है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एज वेल एज एक्सेप्टिंग न्यू मेंबर्स टू द यूनाइटेड नेशन एंड अप्रूविंग एनी चेंजेस टू द यूएन चार्टर, और उसे अप्रूव करना यूएन चार्टर में अगर कोई भी चेंजेस लाने हैं या कोई नया मेंबर एड ऑन करना है तो वो सिक्योरिटी काउंसिल भी उसमें हाथ उसका रहता है। Its powers include the establishment and peacemaking operation, the establishment of international sections and authorization of military action, ठीक है। military action आपका किसके रिलेटेड आ जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल के रिलेटेड आ जाएगा। एंड इट इज द ओनली यूएन बॉडी, अब जिसको बोर्ड ये ध्यान से समझना, विद द अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रेजोल्यूशंस टू मेंबर स्टेट्स, ठीक है। अब ये इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बाकियों पे बाइंडिंग रेजोल्यूशन कोई, मतलब एक तरह से इन्फोर्स करना, आपको इनका कहना मानना ही पड़ेगा, ये कहना आप टाल ही नहीं सकते हो। तो ये इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा इसकी ऑर्गन है जिसको आपने याद रखना है, दैट हैज द बाइंडिंग रेजोल्यूशन टू मेंबर स्टेट्स। अब बात होती है यूएनएससी के मेंबर्स। अब आपने याद रखना है यूएनएससी में 2 तरह के मेंबर्स आते हैं, एक परमानेंट एक नॉन परमानेंट। तो 15 मेंबर्स हैं टोटल, तो 15 में से 5 परमानेंट है। ये आपको याद आ गया होगा 8th 9th में सर हमने पढ़ा था, तो वही आपने रिवाइज करना है। तो इसमें 8 जो सबसे बड़े नेशन है आपने वो याद रखना है। सबसे बड़े नेशन सर बिना आंखें भी बंद कर लो अभी आपको याद हो जाएंगे। एक सर चाइना तो पक्का होगा, यही जी सर चाइना पक्का होगा, एक फ्रांस होगा, एक रशिया होगा, एक यूके होगा, एक यूएस होगा। तो ये 5 नेशन ही ऐसे हैं जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स है, ये चीज आपने याद रखनी है। 5 सबसे बड़े नेशन आपके, फ्रांस आप सभी को पता होगा, रशिया आपको पता होगा, यूके यूएस एंड चाइना, ये 5 आपके आ जाते हैं। आगे बात करते हैं इकोसॉक, दैट इज योर इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये ना इसमें भी बच्चों को थोड़ा सा प्लेखा टाइप लगता है, दैट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का शॉर्ट फॉर्म क्या, तो इसे इकोसॉक बोलते हैं, ECOSOC is one of the 6 principal organs of the United Nations. It is a main body responsible for coordination, policy dialogue, policy review,
रिकमेंडेशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इशू, इसके नाम में सोशल वर्ड छुपा हुआ है, इसके नाम में इकोनॉमिक वर्ड छुपा हुआ है, तो इसका मेन मकसद क्या है, उसके इशू के ऊपर ये काम करना। एंड इज ऑल्सो द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंट गोल्स। तो इकोसॉक का ये मेन फंक्शन रहता है, ये इसकी मेन बॉडी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, टू कोऑर्डिनेट पॉलिसी डायलॉग एंड पॉलिसी रिव्यू एंड रिकमेंडेशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर उसने ये काम करती है। आगे बात करते हैं, इस फंक्शन एज अ सेंट्रल मैकेनिज्म फॉर ऑल द एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इज ऑल्सो स्पेशलाइज्ड एजेंसी इन द सोशल। ये पढ़ चुके हैं एक तरह से, ये आप एक बार पढ़ लेना जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। जो मेन चीज़ है कि न्यूयॉर्क में ही है, इसका न्यूयॉर्क में ही, और इसके मेंबर बात करें तो 54 मेंबर्स है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था दैट ऊपर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, सोशल हमने पढ़ा सोशल सिक्योरिटी वाले में कितने थे, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने थे, 15 मेंबर्स थे, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। अब इसमें अगर हम पढ़ते हैं इकोसॉक में आपके आ जाते हैं 54 टोटल मेंबर्स, ठीक है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी आपको पता होगा, नाम से थोड़ा थोड़ा देखो आइडिया हो जाता है कि हाँ इसका मेन मकसद क्या होगा। ये एक तरह से आप मान सकते हो जैसे हमारे इधर आ जाती हैं हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का भी पापा है, ठीक है, ये चीज आप याद रखो, उससे भी बड़ा है। तो यही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट सीट्स इन द पीस पैलेस ऑफ द हेग। अब मैंने आपको बताया था दैट 6 में से 5 के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। अब एक का था जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं था, तो उसका कहां पे, नीदरलैंड में ह्यूग द पीस पैलेस, उधर उसकी ये हेडक्वार्टर है। नोटेबली इट इज द ओनली यूएन प्रिंसिपल ऑर्गन नॉट सिचुएटेड इन द न्यूयॉर्क। ये आपको याद रहेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिर्फ और सिर्फ इसी का हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में नहीं मिलेगा। इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज अ वर्ल्ड कोर्ट। अभी मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का भी हेड है, ठीक है, तो उसके आप कह सकते हो इसे वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं इसे। ऑल द 193 मेंबर स्टेट्स ऑफ द आर ऑटोमेटिकली पार्टीज टू द कोर्ट, ठीक है, जितने भी 193 मेंबर्स है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें मेंबर टाइप्स नहीं होते, बिल्कुल पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करते हैं। दोज नेशंस दैट आर नॉट मेंबर्स ऑफ द यूएन में बिकम पार्टीज टू द कोर्ट स्टैट्यूट्स विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 93। और साथ में जो इसके मेंबर नहीं है वो भी इसमें काम हिस्सा ले सकते हैं, जस्ट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 93, उसमें जो प्रोसीजर बताया होगा उसके अकॉर्डिंग। द चीफ फंक्शन ऑफ आईसीजी इज टू सेटल डिस्प्यूट्स। ये मैं आप सभी को बता दूं कि सेटल डिस्प्यूट्स का मेन मकसद उसका रहेगा। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड फ्रेंच रहेगी। अगली अगर बात करें तो इसमें 15 जजेस होने चाहिए, तो 15 जजेस में से आपको मैं बता दूं ये आपके इस तरह से हमने डिवीजन किया 3-2-3-5-2। तो 3-2-3-5-2 कैसे आगे आप देख सकते हो, 6, 8, 10, 15 मेंबर्स ये हो गए। तो 3 फ्रॉम अफ्रीका, 3 फ्रॉम एशिया, 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिका, 5 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड 2 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप। आप देख सकते हो यूरोप से सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो 5 वेस्टर्न से, 2 ईस्टर्न से, 3 एशिया से, 3 अफ्रीका से और 2 अमेरिका से। तो ये हमारे बन जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज नेक्स्ट ऑर्गन सेक्रेटरीट। तो सेक्रेटरीट वर्ड से आप समझ रहे होंगे सर KSIS, हाँ सर वो ही है इसमें। तो द सेक्रेटरीट इज द यूएन एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म कंप्राइज्ड ऑफ सिविल सर्वेंट्स। आप देख सकते हो सिविल सर्वेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो दिन के दिन आपके ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शनिंग देखते हैं। तो लीड बाय द सेक्रेटरी जनरल। तो इसका हेड कौन होगा, सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरीट का हेड कौन होगा, सेक्रेटरी जनरल। हमने अभी ऊपर पढ़ा, जनरल असेंबली में हमने हेड पढ़ा, ठीक है। तो अब इसमें भी हेड है हमारा कौन रहेगा, सेक्रेटरीट का सेक्रेटरी जनरल। The Secretariat collects and analyzes data, conduct research on a wide range of economic, social and issues, maintains the facilities used by the other UN organs, provides interpreted services and translates documents into the UN's official language। अब आपने जो इसमें मेन चीज याद रखनी है ना, दैट इसका जो टाइम पीरियड है ये 5 साल है, ठीक है। रिकमेंडेशन फॉर 5 ईयर रिन्यूएबल टर्म, ठीक है। सिक्योरिटी जनरल का कितना टाइम पीरियड रहेगा, 5 साल। इन एडिशन टू द मेडिएटिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ये आपका वही आ गया कि सेक्रेटरीट का क्या है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, कोऑर्डिनेटिंग पीस कीपिंग एक्टिविटीज एंड सिक्योरिटी। सेक्रेटरी जनरल सर्व एज द पब्लिक फेस ऑफ द यूएन एंड एक्ट एज द प्रिंसिपल स्पोकस पर्सन ऑफ इट्स पॉलिसी इनिशिएटिव। अब मैंने आपको बताया इसका हेड कौन है, सेक्रेटरी जनरल है। तो ये एक पब्लिक फेस रहता है यूएन का, ठीक है। यही आगे जाता है हर जगह, इसी यही एक तरह से कह सकते हो कि यूएन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड एक्ट एज ए प्रिंसिपल स्पोकन पर्सन फॉर इट्स पॉलिसी इनिशिएटिव। अब हमारा लास्ट ऑर्गन आता है, दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्ट, विश्वास। तो अब ये काउंसिल मैं आपको बता दूं पहले वर्किंग थी, अब इसने अपनी वर्किंग करना बंद कर दी है, इसका इतना काम नहीं रहा,
ठीक है, क्योंकि 1994 में इसका मैं आपको बताता हूँ रीज़न, अभी हम पढ़ेंगे। आपने इसने क्या किया था, अपनी जो ऑपरेशन थी इसकी बंद कर दी थी, तो टर्मिनेट कर दी थी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में तो ये आगे आ जाएगा एकदम से। अभी बस तो बस ये नहीं है कि बंद है, बस और बस इसका ऑपरेशंस बंद है। तो इधर हम पढ़ते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज एस्टैब्लिश टू ओवरसी द 11 ट्रस्ट ट्रीटीज। तो टेरिटरीज हमने 11 टेरिटरीज हमने ट्रस्ट टेरिटरीज बनाई थी, ठीक है, इन्होंने यूएन वालों ने 11 टेरिटरीज बनाई थी। तो उन 11 टेरिटरीज को इन्होंने क्या किया, उनको बोला कि हम आपको आगे ग्रोथ करने में मदद करेंगे, हम आपको अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बनाने में मदद करेंगे, तो वो उन्होंने उसमें मदद की। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो 1994 में इन्होंने 11 की 11 नेशंस में सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है लास्ट टेरिटरी कौन सी थी, दैट इज पलाऊ, ठीक है। पलाऊ जो थी दैट वाज द लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी जिसने इंडिपेंडेंस पाई और अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बनाई इन 1994। और उसके बाद से जो इसकी ऑपरेशन से उन्होंने बंद कर दी, क्योंकि अब इनके पास कोई काम ही नहीं बचा, क्या करेंगे, ये मेन मकसद इनका ये था। तो शुड द नीड अराइज, अगर इनकी जरूरत पड़ती है तो काउंसिल इनकी ऑपरेशन जो है फिर से रिज्यूम कर सकता है विद द मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर, द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली एंड द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन अभी बोले तो इसका कोई फंक्शनिंग नहीं हो रही। तो ये थे हमारे 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ यूएन। एक्चुअली में तो 6 ही हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कह रहा हूं। तो यूएन के बारे में हमने इधर कंप्लीट पढ़ लिया, गला भी थक गया। तो आप सभी को पता है, जब मैं पढ़ाता हूं ना पूरे दिल, आवाज, पूरे जान से मैं पढ़ाता हूं। तो आज का इतना ही था टॉपिक। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब आपका एक ही फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, शेयर जरूर करके जाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको किस तरह की वीडियो लगी, कैसा आपको नॉलेज मिली। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश रहती है कि आपको डाटा टाइम टू टाइम, बेस्ट टू बेस्ट और अपडेटेड डाटा आपको दूं। तो जो भी चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो कल मिलते हैं अपने नए लेक्चर, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।